मैग्निफिकेशन। आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, जैसे देख लीजिए, देखिए आवर्धन मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यह बना IB, इस वस्तु का, वो वस्तु का प्रतिबिंब बना IB, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखेंगे हम लोग, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे
एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक कुछ नहीं होता, अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। हम बोले हैं कि इसको m द्वारा हम लोग स्मॉल m से सूचित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आवर्धन हम लिखना है तो कोई दो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग फोर्स को लिखते थे, बल को लिखते थे तो 2 न्यूटन लिख देते थे, तो इसको हम जान जाते थे कि बल है, लेकिन केवल 2 लिखेंगे और उसको हम पहचानेंगे कि आवर्धन है, क्योंकि आवर्धन उसको दिया रहेगा कि हमारा आवर्धन है। 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? आवर्धन का मतलब कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है उसका बन रहा है वो 2 गुना बड़ा बन रहा है। कितना गुना बड़ा बन रहा है? 2 गुना। अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब कि 3 गुना बड़ा बन रहा है। 4 लिखा है तो 4 गुना बड़ा बन रहा है। तो केवल आवर्धन को देख करके हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वस्तु बड़ा है या प्रतिबिंब बड़ा है। यानी पहला नियम लिखिए, यदि m बड़ा हो 1 से, किससे? 1 से, तब यानी आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो तब वस्तु छोटा और प्रतिबिंब बड़ा होगा। दूसरा, यदि 1 से m छोटा हो, m का मान, तब वस्तु बड़ा और प्रतिबिंब छोटा होगा। तीसरा, यदि m बराबर 1 तब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होंगे। इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद व्यंजक बताते हैं। अब इसको मत उतारिएगा, केवल इसको लिखिए।
इधर ध्यान दीजिए। हम इसके ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई को h1 मानते हैं और प्रतिबिंब के ऊंचाई को h2 मानते हैं। क्या मान लेते हैं? h1 और h2। इसको फिगर को बना लीजिए आप लोग, फिगर को बढ़ाइए, उसके बाद आप देखिए आवर्तन आप लोगों को बताते हैं। तो आवर्तन बराबर क्या हम बताए? कि आवर्तन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने हैं? h2। अब वस्तु की ऊंचाई को क्या माने हैं? h1। यानी m बराबर क्या हो गया? h2 बटा में h1। अब इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करते हैं, देखिए क्या आता है। त्रिभुज OAP तथा ले लीजिए आप लोग त्रिभुज IBP, त्रिभुज IBP में इधर ध्यान दीजिए, यह हो गया I और यह हो गया एंगल R, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण। यह देखिए 90 डिग्री और यह भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो एंगल OAP इक्वल टू एंगल IBP कितने डिग्री के हैं दोनों कोण? 90 डिग्री के। एंगल OPA बराबर एंगल BPI। यह कौन से कोण है भाई? आपतन और परावर्तन कोण है। तो किसी भी हम बताए थे कि आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। एंगल I जो होगा एंगल R के बराबर होगा। परावर्तन के नियम से इसलिए त्रिभुज OAP समरूप हो जाएगा त्रिभुज IBP के। किस समरूपता से? एंगल से। तो जब समरूप हो जाएगा तो उसमें संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगे। सर्वांशम में था कि जब दो त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो उनके जो शेष पार्ट बचते थे, त्रिभुज में कितने पार्ट होते हैं? मुख्य रूप से 6 पार्ट होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण ABC है। तो इसमें एंगल हो गया A, एंगल B, एंगल C और भुजा हो गया AB, BC और AC। CA 3 भुजा और 3 कोण। तो सर्वांशमता में हम लोग जब सर्वांशम हो जाते थे दो त्रिभुज आपस में, तो उनके जो शेष पार्ट बचते थे, कोई भी 3 लेकर के हम लोग सर्वांशम निकालते थे। 2 भुजा 1 कोण, चाहे तीनों भुजा, तो दो त्रिभुजों में तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उनके तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि दो त्रिभुज जब समरूप होंगे तो उनके संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। संगत का मतलब कि जैसे दो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो मेरा दायां हाथ उनका भी दायां हाथ मेरा बायां हाथ तो उनका भी बायां हाथ, उसी को संगत कहते हैं। यानी जो हमारा लिया जाएगा
वही हमारे कंपैरिजन में जो दूसरा व्यक्ति है उसका भी वही चीज लिया जाएगा। तो संगत भुजाएं इसके अनुपातिक होंगे। संगत क्या है? एपी बटा में इसका क्या ले लिए? दूरी, यह वाला। तो इसका भी दूरी लेंगे तो क्या आ जाएगा? बीपी बराबर ओए। तो इसका भी लेंगे ऊंचाई आईबी। अब देखिए एपी, एपी क्या है? यू है। और बीपी क्या है? बीपी, बीपी क्या है? भी है। ओए, ओए क्या है? H1 है। आईबी क्या है? H2 है। तो हम यहाँ पर बताए हैं कि m बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे आ गया वस्तु की ऊंचाई बटा में प्रतिबिंब की ऊंचाई, उल्टा है, इसको उलट देते हैं अभी, तब ऐसा हो जाएगा। H2 ऊपर रहना चाहिए, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए तो V ऊपर हो जाएगा, U नीचे हो जाएगा, H2 ऊपर हो जाएगा और H1 नीचे हो जाएगा। अब चिन्ह पर पाटी लगा देते हैं। चिन्ह पर पाटी लगाइए तो V देखिए आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में है V, तो क्या हो जाएगा? माइनस। U क्या है? ये भी विपरीत दिशा में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। H2 क्या है? H2 नीचे है, माइनस। H1 ऊपर है, तो यह हो जाएगा प्लस। तो यह माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसको हम इधर लिख देते हैं। तो H2 बटा में हो गया H1, एक ही ठो माइनस है तो माइनस रहेगा। इधर क्या हो गया? V बाई U। इसलिए H2 बटा में H1 बराबर हो जाएगा, ये माइनस उधर ले जाते हैं, तो माइनस V बाई U। H2 बटा H1 क्या है? M है, तो M बराबर क्या हो गया? माइनस V बाई U। यह देखिए व्यंजक आ गया इसके। लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम।
हो गया। अब इधर आइए थोड़ा सा, इसको हम दर्पण सूत्र से इसको मॉडिफाई करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है हम लोग का, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो आवर्धन में देखिए यहाँ पे है v/u, यानी ऊपर में है u के ऊपर v है। हम लोग दोनों तरफ v से जो है गुणा कर देते हैं, इससे v से, तो v से गुणा करेंगे 1/u में, v से गुणा करेंगे 1/u में, तो कितना हो जाएगा v/u। अब v से फिर गुणा करेंगे 1/v में, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। v से f में करेंगे तो v/f, 1/f में करेंगे तो यह हो जाएगा v/u, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा v/f। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे माइनस है, तो हम लोग माइनस भी लाना जरूरी है इसमें, हम लोग दोनों तरफ माइनस ले लिए, तो यह हो गया माइनस v/u, यह हो गया प्लस जो था ये भी हो गया -1, यह भी हो गया माइनस v/f। तो माइनस v/u को इधर रहने दिए हम, -1 है उधर जाएगा तो +1, माइनस v/f। अब माइनस v/u किसके बराबर है, यहां पर देखिए m के, तो m बराबर क्या हो गया 1 माइनस v/f। इसको भी उतार लीजिए, इसके नीचे इसको उतार लीजिएगा, माइनस v/u या 1 माइनस v/f। अब देखिए एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, अनुबद्ध फोकस, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंजुगेट फोकी। अनुबद्ध फोकस क्या चीज है समझ लीजिए। देखिए O और O डैश यहाँ पे दोनों अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। O और O डैश क्या कहलाते हैं, अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं। अभी हम लोग केवल अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब भी जो बना 6 तरह का अवतल दर्पण में ही बताया है, अभी उत्तल दर्पण का नहीं बताया है। उत्तल दर्पण का भी दर्पण सूत्र भी नहीं बताया है, उत्तल दर्पण का आवर्धन भी नहीं बताया है। आप लोग ट्राई करके देखिए कि बनता है कि नहीं, तो फिर हम उसको भी बताएंगे। अब अगले दिन हम लोग जो है उत्तल में ही सब कुछ पढ़ेंगे, आवर्धन भी, दर्पण सूत्र भी, और उसका प्रतिबिंब का बनना भी। समझ में आया ना। तो अनुबद्ध फोकस किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर
ऐसी दो बिंदुएं जिनमें से एक बिंदु पर वस्तु को रखने से उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता हो तो वे दोनों बिंदु अनुबद्ध फोकस कहलाता है। यहाँ O तथा O डैश